सो बेटा अभी ये क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन। अभी हमने डेफिनेशन देखी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। किसकी डेफिनेशन बाबू? फिगर भी देखी, फिर से फिगर बताता हूँ, बरोबर ध्यान दो। ये एक बेटा ग्लास है, ग्लास यानी कांच। इसके जगह आप वाटर भी ले सकते हैं, डायमंड भी ले सकते हैं, कोई भी दूसरा मीडियम ले सकते हैं। तो ये ग्लास और ये ऊपर का मीडियम बेटा एयर। अब एयर बेटा पहला मीडियम है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मीडियम। और ये एयर ये रेयरर मीडियम है, इसलिए रेयरर मीडियम भी बोलते हैं इसको। ग्लास बेटा ये सेकंड मीडियम, और ग्लास ये डेंसर मीडियम होता है, इसलिए ये डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम यानी क्या? जिसकी डेंसिटी कम हो, जिसकी घनता कम हो, ऐसे मीडियम को बोला जाता है रेयरर मीडियम। और जिसकी डेंसिटी, जिसकी घनता ज़्यादा हो, उसको बोला जाता है डेंसर मीडियम। तो यहाँ अगर दोनों की हम कंपेयर करें तो एयर और ग्लास में कौन रेयर है और कौन डेंसर है? तो एयर रेयरर मीडियम है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम। ग्लास है डेंसर मीडियम है, मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा। क्लियर क्या रे बाबू? यस। हाँ, अब ये ग्लास की जो शीट है, ये ग्लास ले सकते हैं, ग्लास की शीट, या यहाँ वाटर ले सकते हैं, या यहाँ आप डायमंड ले सकते हैं, कोई भी दूसरा मीडियम। उसका ये सरफेस XY सरफेस, तो इस XY सरफेस को बोला जाता है प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोला जाता है बेटा इसको? प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा अभी, इसलिए प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये प्लेन है और रिफ्रैक्शन होगा, इसलिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये बेटा नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। क्लियर क्या? और ये बेटा इंसिडेंट रे। कौन सी रे बाबू? हाँ, इंसिडेंट रे। तो ये है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। किसकी रे बाबू? रे लाइट के इंसिडेंट रे। अब लाइट एयर से इधर ग्लास में जा रहा है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वो भी रेयरर से डेंसर में। तो ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये ऐसा सीधा नहीं निकलेगा, बल्कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। सर टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों बेंड होगा? तो बरोबर ध्यान दीजिए, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आता है तो वो जो नॉर्मल है उसके तरफ बेंड होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ लाइट रेयरर से डेंसर में आ रहा है, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है। सर इसके जगह अगर डेंसर से रेयरर में आता तो फिर ये जो नॉर्मल है इससे अवे बेंड होता। कहाँ बेंड होता? अवे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब लाइट रेयरर से डेंसर में आता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है। और ये जो रे मिली बेटा, इसको बोला जाता है, ये रे को बोला जाता है, आपको मालूम है, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? तो यहाँ ये जो एंगल है बेटा, ये आई, इस आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, जो कि ऑलरेडी हमने रिफ्लेक्शन में देखा। तो आई बेटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है फिर बोलो? आई क्या है? ये यहाँ मेंशन करता हूँ, आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये बेटा आर है, तो आर यानी
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या रे बाबू, आपका प्रश्न सर आर तो वहां भी था सर रिफ्लेक्शन में, अरे तो रिफ्लेक्शन में था, वहां आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या अभी हम कौन सी प्रोसेस देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन की, तो यह आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके साथ साथ अभी बरोबर ध्यान दो, तो हमें यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की डेफिनेशन और उसके बाद ये एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन देखना है। आप बोलेंगे सर ये भी तो एंगल ऑफ डेविएशन हमने देखा, लेकिन फॉर रिफ्लेक्शन देखा। किसके लिए देखा रे बाबू, रिफ्लेक्शन के लिए। यस, अभी किसके लिए है, फॉर रिफ्रैक्शन। किसके लिए है, रिफ्रैक्शन के लिए। तो देखो बाबू रे बरोबर ध्यान दो, ये जो एंगल है इसको बोला जाता है डेल। तो डेल यानी ये एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन। सर कैसे, अगर ये बेटा ग्लास की शीट नहीं होती तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सीधा ऐसा निकल जाता, तो ये क्या है उसका सर ओरिजिनल पाथ। क्या है रे बाबू, ओरिजिनल पाथ है। पाथ यानी मार्ग, पाथ यानी मार्ग, और ओरिजिनल यानी पहले वाला, शुरुआती वाला। हाँ, तो ये ओरिजिनल पाथ। और इस ग्लास शीट के कारण वो बेंड हुआ, अरे इसीलिए तो यह एंगल डेल तैयार हुआ। तो इसी डेल को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन। तो आई तो बेटा डेफिनेशन हमें ऑलरेडी मालूम है, रिफ्लेक्शन में बताई वही डेफिनेशन। तो आई कौन होगा बताओ बरा, फिर किसके बीच का एंगल है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच का। तो डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई तो वही रहता है, रिफ्लेक्शन के लिए भी वही, रिफ्रैक्शन के लिए भी वही। हाँ, इसलिए हमने वहाँ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन मेंशन नहीं की है। क्लियर क्या, तो यहाँ ये हम आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन मेंशन करने जा रहे हैं। तो बताओ बरा आर की डेफिनेशन क्या होगी बताओ। तो ये कौन सा रे है रे, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, और ये रे बाबू नॉर्मल। तो इसके बीच का जो एंगल है उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो डेफिनेशन फिर, तो ये डेफिनेशन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ब्रैकेट में आर, क्योंकि आर से डिनोट किया जाता है। तो क्या डेफिनेशन आएगी, द एंगल, ये देखो, द एंगल बिटवीन किसके बीच का रे, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज क्या, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इट इज डिनोटेड बाय आर। किससे डिनोट किया जाता है, आर से। फिर से डेफिनेशन बताओ क्या है, द एंगल, दिखा क्या ये एंगल, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इट इज डिनोटेड बाय आर। अभी बेटा ये वाला दूसरा क्या, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन। तो दूसरी डेफिनेशन ये पहली हो गई, अभी ये दूसरी, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन डेल से डिनोट की जाती है बेटा रे। तो आप देख रहे हैं ये एंगल किसके बीच का, तो आप बोलेंगे सर ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का ओरिजिनल पाथ एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, इनके बीच का ये एंगल डेल यानी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन। तो डेफिनेशन बेटा, द एंगल
बिटवीन क्या ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, original path of incident ray of light and refracted ray of light, refracted ray of light is called as क्या, ये वाला angle of deviation for refraction is called as angle of deviation for refraction, और it is denoted by del, किससे डिनोट किया जाता है रे बाबू, डेल से। क्लियर करे बाबू, गर्ल्स बोलो जल्दी, बॉयज रे बाबा, यस। तो दोनों डेफिनेशन हमें यहाँ पे मिल गई, और ये तीसरी आई की भी बताई जो ऑलरेडी पहले हमने बताई थी। क्लियर, तो चलो इसको सम अप कर लेते हैं। बताओ फिर आई क्या होगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज डिनोटेड बाय आई। आर क्या होगा, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज डिनोटेड बाय आर। डेल क्या होगा, द एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, क्या रे बाबू, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्शन, और इट इज डिनोटेड बाय डेल। क्लियर रे बाबू, यस। सो बेटा ये क्वेश्चन 6, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसी को बोला जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो यहाँ पे हमें बोला है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से, वो बताओ। जैसे रिफ्लेक्शन के 3 लॉज थे ना रे बाबू, वैसे रिफ्रैक्शन के भी 3 लॉज है। कितने है रे बाबू रे, 3 लॉज है। किसके, रिफ्रैक्शन के। और ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी ये स्नेल्स लॉ होता है, उसमें भी एक मेन लॉ आता है और बाकी और उसके दूसरे और तीसरे लॉ आते। दूसरे और तीसरे लॉ सेम हैं, जो रिफ्लेक्शन में होते हैं वही रिफ्रैक्शन में होते, बस पहला लॉ जो है वो बदलता है। पहला लॉ क्या था रे बाबू रिफ्लेक्शन में, आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे अलग होता है, तो बरोबर ध्यान दीजिए पहला लॉ। तो ये देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आंसर में हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, ये फिगर वही जो लगातार मैं आपको जब से रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ आपको इस चैप्टर में, तब से वही फिगर ये ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये पहला मीडियम एयर मीडियम, ये दूसरा मीडियम यानी ग्लास यानी कांच, इसके जगह आप वाटर ले सकते हैं या डायमंड ले सकते हैं। ये कांच की शीट, उस कांच का ये XY सरफेस, तो उसको बोला जाता है प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये प्लेन सरफेस है इसलिए प्लेन सरफेस, और यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो पूरा नाम हो गया प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये नॉर्मल XY को, ये नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है, ये वही बेटा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और ये लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रैवल होता है तो बेंड होता है, लाइट रेयरर से डेंसर में आया इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है ना। तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, तो बेटा पहला लॉ अभी बरोबर ध्यान दो। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का पहला लॉ
तो ये रिफ्रैक्शन का पहला लॉ क्या होता है, इसको बरोबर समझ लो। रिफ्रैक्शन का पहला लॉ, पहले तो मैं उसका फार्मूला लिख के देता हूं और फार्मूले से फिर वो लॉ तैयार होता है। तो फार्मूला है μ2 1। कैसे पढ़ेंगे इसको, μ2 1, ये जो सिंबल है ये म्यू है, तो μ2 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्या है रे बाबू, साइन आई अपॉन साइन आर। आई यानी आपको ऑलरेडी बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर भी बताया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और सर ये μ21 क्या है, तो μ21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बोलो मेरे साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये देखो फर्स्ट मीडियम दिखा, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ1, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ2। क्लियर क्या, और सामने की बातें बताता हो, लेकिन वो सामने बताऊंगा क्योंकि अभी यहाँ ये सादा फार्मूला लिखा है, यही फार्मूला फिर बहुत बड़े पैमाने पे मैं आपको बताऊंगा और वो एक फार्मूले से इतने फार्मूले तैयार करके दूंगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे। तो एक ही फार्मूले से मैं आपको फार्मूले तैयार करके दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, उससे भी ज्यादा, एक ही फार्मूले से। और वो फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है 12th के लिए और सामने एंट्रांस के लिए कि पूरा चैप्टर जो है 12th का और एंट्रांस का उसी फार्मूले के इर्द गिर्द घूमता है। जिसको फार्मूला आता है उसका वो चैप्टर परफेक्ट, जिसको नहीं आता उसका बजा बैंड। तो पहले ये सादा ही बता रहा हूं, μ21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम और ये फर्स्ट मीडियम। तो μ21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और सर μ1 यानी सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। और सर μ2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। यस, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बेटा ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और ये μ21 इक्वल टू आता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये रेशो है ना रे बाबू, क्या है ये, रेशो है। और रेशो को मैंने दो प्रकार से पढ़ने की आपको टेक्निक बताई है फिजिक्स में। आप इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ बरा, ए अपॉन बी को कैसे पढ़ेंगे फिजिक्स की भाषा में, तो ए अपॉन बी आप मैथ्स में सादी भाषा में पढ़ते हो इसको ए अपॉन बी, है ना। तो फिजिक्स की भाषा में इसको रेशो के रूप में पढ़ोगे तो ये होगा रेशो ऑफ ए टू बी। अगर आपने रेशो शब्द बोला तो इस अपॉन को 2 बोला जाता है। और दूसरी टेक्निक बताई, ये ए पर यूनिट बी, ये ए पर यूनिट यानी अपॉन और ये बी। तो अभी डेफिनेशन हम रेशो के रूप में लिखने जा रहे हैं। तो देखो रेशो के रूप में डेफिनेशन जो है इसकी क्या आती है, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। तो डेफिनेशन बताते वक्त राइट से लेफ्ट तक बताओ, लेफ्ट इक्वल टू राइट ना, तो राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो ये राइट बताओ बरा क्या आएगा, रेशो के रूप में बताओ बरा क्या आएगा, तो रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 अपॉन यानी 2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू यानी इज कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट, and this constant is called as refractive index of second medium with respect to first medium। ये जो बोला यही अभी मैं लिखने जा रहा हूं। तो देखो बेटा ये फार्मूला हो गया, तो फर्स्ट लॉ इसी फार्मूले से बताओ। फिर ये रेशो के रूप में जो अभी मैंने बताया तो क्या होगा रे बाबू, रेशो ऑफ
साइन ऑफ, साइन ये शॉर्ट में साइन ऐसा लिखते, पूरा उसका फॉर्म ये है साइन। क्लियर क्या? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस टैन मालूम है ना? यस। तो देखो रेशो ऑफ साइन ऑफ आई एन ए रे एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन को 2 रेशो लिखा तो 2 साइन ऑफ आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये रेशो, ये वाला रेशो, तो रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू यानी ही इज, और ये μ21 ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। क्लियर क्या? इज ए कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज, क्या बताया इस कांस्टेंट को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम with respect to first medium, with respect to first medium। WRT समझता है ना? with respect to, ये देखो WRT यानी with respect to। क्लियर क्या? तो बताओ बरा क्या आया फिर फर्स्ट लॉ? The ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant, and this constant is called as refractive index of second medium with respect to first medium। तो ये बेटा रिफ्रैक्शन का पहला लॉ। रिफ्लेक्शन का क्या था? वो तो सादा था, आई इक्वल टू आर, या एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ओ। ये कौन सा था रे बाबू? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्लियर क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सबको क्लियर? एक बार फिर से बताओ ये फार्मूले से फिर। The ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant, and this constant is called as refractive index of second medium with respect to first medium। क्लियर क्या? अब ये हुआ बेटा फर्स्ट लॉ। क्या हुआ? फर्स्ट लॉ हुआ। क्लियर क्या? सेकंड और थर्ड लॉ सेम है, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ, ये तो सादा फार्मूला हुआ आपके 11वीं के लेवल तक। कौन से लेवल तक? 11वीं के लेवल तक। लेकिन अभी मैं आपको फार्मूला बताऊंगा तो बहुत उसमें फार्मूले होते हैं, तो पहले अभी बरोबर ध्यान दो। तो पहले यही लिखता हूँ, यही लिखता हूँ। देखो फिर ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, बरोबर ध्यान दो रे बाबू रे। ये ध्यान दो, बड़ा वाला फार्मूला बाबू, बहुत बड़ा फार्मूला। इसमें मैंने बताया बहुत फार्मूले तैयार होते हैं। देखो फिर अभी ये μ21 क्या है रे बाबू? μ21 यही वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसकी वैल्यू होती है रे बाबू ये μ2 अपॉन μ1। क्या होती है रे बाबू? चलो आता एक एक बात बताओ मुझे। μ21 यानी सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यस सर। इक्वल टू μ2 यानी सर ये μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सिर्फ क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। और ये μ1 यानी सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, सिर्फ क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, तो ये ऑलरेडी है। क्या है रे बाबू? सर साइन आई अपॉन साइन आर है ना? है कि नहीं? यस। अभी सामने बढ़ता हूँ, बरोबर ध्यान दो। C1 और यहाँ पे C2। सर C1 यानी क्या?
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम, बोलो बोलो, C1 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और C2 यानी फिर रे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। और अब आएगा बेटा ये C1 अपॉन C2, क्लियर क्या? और सामने बढ़ता हूं, और ये अभी लैम्बडा 1 और ये लैम्बडा 2, लैम्बडा शेमड़ा नहीं, लैम्बडा, लैम्बडा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, लैम्बडा 1 यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और लैम्बडा 2 यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, और ये होता है लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। आप बोलेंगे सर ये वेवलेंथ क्या होती है, बता देता हूं। ये वेव आई रे बाबू, तो रेयरर मीडियम रही तो ये वेव बड़ी रही थी, ये देखो ये वेव दिखी क्या रे बाबू रे, हाँ तो ये वेव, ये देखो ये वेव आई, तो ये वेव की जो लेंथ है ये वाली, ये देखो ये वेव की लेंथ, तो ये है लैम्बडा 1। लेकिन जब वो रेयरर से डेंसर में आती है तो ये वेवलेंथ छोटी हो जाती है, क्या हो जाती है? तो ये दूसरे मीडियम में यानी ग्लास में आप देखेंगे, ये देखो ये छोटी है, क्या होगी बाबू? ये वेव दिख रही है क्या रे वेव? तो ये वेव जो है ये देखो ये लैम्बडा 2 वेव ऐसी रहती है, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये ऐसी रहती है रे बाबू वेव, ये ऐसी वेव रहती है। ये हो गई एक वेव, एक वेव की ये जो लेंथ है इसको बोला जाता है वेवलेंथ, और ये लैम्बडा से डिनोट की जाती है। इसका जो ये अपर पार्ट है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और लोअर जो पार्ट है, लोअर पार्ट, इसको ट्रफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ से एक वेव तैयार होती है, और उसकी जो ये लेंथ है उसको लैम्बडा यानी वेवलेंथ बोला जाता है। रेयरर मीडियम है तो वहां पे वेव की वेवलेंथ बड़ी रहती है, क्लियर क्या? और डेंसर मीडियम रहा तो वहां वेव की वेवलेंथ छोटी रहती है। ये बिल्कुल हमारे लाइफ से रिलेटेड है, क्लियर क्या? हम घर में टीवी देख रहे हैं, सोफे पे कोई बैठा नहीं है तो हम ऐसे हाथ पैर फैल के ऐसे बैठते हैं, हाँ। लेकिन वही अगर बस में गए और भीड़ है, वहां बैठ के देखो बरा पैर फैला के, तो आजू बाजू के लोग बोलेंगे अबे शमड़िया तेरे बाप की बस है क्या ये, हाँ चल गुपचाप बैठ, ऐसे कोने में बैठने दे हमें भी। तो आपको बराबर बैठना पड़ेगा ना, हाँ। लेकिन घर में, आपके घर में आप कैसे हाथ पैर फैला के बैठ गए, कोई है ही नहीं, कोई बोलने वाला भी नहीं है, बरोबर की नहीं? तो इसी प्रकार से रेयरर मीडियम में वेवलेंथ वेव की क्या होती है? बड़ी होती है। वही डेंसर मीडियम में आई तो सिकुड़ जाती है, ये देखो वेवलेंथ छोटी हो गई, वेव क्या हो गई? छोटी। तो लैम्बडा 1 यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और लैम्बडा 2 यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। और सामने बढ़ता हूं, और अभी ये D1 अपॉन D2, तो ये देखो ये D1 और ये D2। तो D1 यानी एक सेकंड में रेयरर मीडियम में लाइट ने जितना डिस्टेंस कवर किया, क्या किया रे बाबू? डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 सेकंड। पहले मीडियम में यानी रेयरर मीडियम में वो क्या रे? D1। और उतने ही एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दूसरे मीडियम में वो D2। तो D2 यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 सेकंड इन सेकंड मीडियम। तो ये D1 बाय D2। और एक बताता हूँ फार्मूला, और वो है tan IP। क्या है रे बाबू? IP यानी पोलराइजिंग एंगल है। फिलहाल ये 12th में आएगा, अभी 11वीं में सिर्फ दिमाग में रखो कि IP यानी पोलराइजिंग एंगल क्या होता है, वो 12th में बताऊंगा। और एक और है, और वो है 1 अपॉन साइन IC। IC यानी क्रिटिकल एंगल, IC यानी क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इसी चैप्टर में अभी 11th में आने वाला है, सामने बताऊंगा इसी चैप्टर में। तो ये फार्मूले अभी कितने हुए पढ़ो बरा। तो आप बोलेंगे सर ये फार्मूले तो एक ही दिख रहा है, कितना दिख रहा है?
लेकिन अभी मैं आपको फार्मूले गिन के देता हूं तो पता चलेगा कि कितने। अब बरोबर ध्यान दो, कितने फार्मूले। देखो रे बाबू, पहला ये वाला फार्मूला क्लियर किया, ये μ21 इक्वल टू μ2 बाय μ1। दूसरा वाला ये μ21 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो लिखा था। हाँ, तीसरा वाला ये μ21 इक्वल टू C1 बाय C2। C1 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, C2 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। सामने का फार्मूला μ21 इक्वल टू λ1 बाय λ2। λ1 यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, λ2 यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। सामने का फार्मूला μ21 इक्वल टू d1 बाय d2। d1 यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकंड इन फर्स्ट मीडियम, d2 यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकंड इन सेकंड मीडियम। और ये फार्मूला μ21 इक्वल टू tan IP, IP यानी पोलराइजिंग एंगल। और ये फार्मूला μ21 इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, IC यानी क्रिटिकल एंगल। कितने फार्मूले और बताओ बर बाबू? तो सर 1 2 3 4 5 6 7, कितने फार्मूले गिने जरा, कितने हुए? 7। अभी खत्म नहीं हुआ, अब आप इस पहले को छोड़ दो, पहले को छोड़ दो। और अभी ये दिस इक्वल टू दिस, फिर 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 दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। मतलब μ2 बाय μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, एक। μ2 बाय μ1 इक्वल टू C1 बाय C2, दूसरा। μ2 बाय μ1 इक्वल टू λ1 बाय λ2, तीसरा। μ2 बाय μ1 इक्वल टू d1 बाय d2, चौथा। μ2 बाय μ1 इक्वल टू tan IP, पांचवा। μ2 बाय μ1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, छठवा। तो ये 7 में 6 ऐड कर लो। और सामने अब ये दूसरे, अब ये तीसरा, ये वाला साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू C1 बाई C2, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो बताओ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू C1 बाई C2, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू λ1 बाई λ2, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू d1 बाई d2, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू tan IP, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। तो 1 2 3 4 5, ये 5 जोड़ लो और इसको छोड़ दो। अब ये वाला C1 बाई C2 इक्वल टू λ1 बाई λ2, फिर ये और फिर ये बताता हूँ। C1 बाई C2 इक्वल टू λ1 बाई λ2, फिर C1 बाई C2 इक्वल टू d1 बाई d2, फिर C1 बाई C2 इक्वल टू tan IP, फिर C1 बाई C2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। यानी कितने फार्मूले? 4। फिर उसको छोड़ दो C1 बाई C2 को, फिर ये λ1 बाई λ2 इक्वल टू d1 बाई d2, फिर ये और फिर ये बताता हूँ। तो λ1 बाई λ2 इक्वल टू d1 बाई d2, फिर λ1 बाई λ2 इक्वल टू tan IP, फिर λ1 बाई λ2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। कितने रे बाबू? 3। फिर उसको छोड़ दो, फिर d1 बाई d2 इक्वल टू tan IP और ये वाला बताता हूँ क्या? d1 बाई d2 इक्वल टू tan IP, d1 बाई d2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। कितने रे बाबू? 2। और फिर इसको भी छोड़ दिया और ये tan IP इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। कितना रे बाबू? 1। अब इसकी टोटल करो, ये 7 और 6 13 प्लस 5 18 प्लस 4 22 प्लस 3 25 प्लस 2 27 प्लस 1। अरे बाबू रे बाबू, ये एक फार्मूला नहीं है, ये 28 फार्मूले है। क्या है? और 12th का पूरा एक चैप्टर इसके इर्द गिर्द ही घूमता है, इसके इर्द गिर्द घूमता है। एक फार्मूला मत समझो, ये कितने फार्मूले हैं? 28 फार्मूले, 28। क्लियर क्या? इनकी ज़रूरत हमें सामने पड़ेगी 12th में, लेकिन अभी से मैंने बता के रख दिया क्योंकि ये फार्मूला बताया ही था, तो इस माध्यम से वो भी बता दिया।
क्लियर क्या रे बाबू, बोलो बोलो, यस।